दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे क्रिया का टॉपिक और क्रिया के टॉपिक में ही यानी कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ रहे थे। रचना के आधार पर और इनमें आज जो हम बात करेंगे वो मूल रूप से यानी कि बात करने वाले हैं जैसे सहायक क्रिया और कृदंत क्रिया। प्रतियोगी परीक्षा में यानी कि इनको आधार बना करके प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस बात पर बहुत ज्यादा गौर करना है, हमें ध्यान रखना है। और उसी क्रम में हम अगला जो यानी कि क्रिया का जो भेद है और वो भी किसके आधार पर, काल के आधार पर, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, अब सहायक क्रिया की जैसे बात आई, हम अंग्रेजी भाषा को लें तो उसमें बात आ जाती है कि जो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इसी तरह से इसमें भी यानी कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया होती है। अब हम सबसे पहले यानी कि ये जो सहायक क्रिया है इसको परिभाषित करेंगे। तो सहायक क्रिया को परिभाषित इस प्रकार से हम कर सकते हैं, वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के संपन्न होने या फिर पूर्ण करने में सहायक होती हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। अब यहां पर जैसे कि बात करें हम कि सहायक क्रियाओं में जैसे आ गया अपना है, चुका है, रहा है, था, रहा था, रहे थे, होगा, होंगे, होगी, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं ये सहायक क्रिया हैं। अब इसमें जैसे कि हम उदाहरण दें तो उदाहरण में वह दौड़ रहा होगा, उसी तरह से हम अगला जैसे उदाहरण लें तो इसमें वह पढ़ता है। आगे वाला उदाहरण ले लें, आगे वाले उदाहरण में यानी कि बात आ जाए जैसे कि वे खाना खा चुके हैं। अब यहां पर देखिए मूल जो क्रिया है वो क्या है, दौड़ना है। इसमें भी मूल क्रिया क्या है, पढ़ना है। इसमें मूल जो क्रिया है वो क्या है, खाना है या खा। और आगे क्या है, जैसे दौड़ रहा होगा या फिर वह पढ़ता है या फिर यहां कहें कि पढ़ चुके हैं, तो ये रहा होगा, हैं और चुके हैं, ये क्या है, कौन सी क्रिया हो गई ये, यानी कि ये हो गई सहायक क्रिया। कौन सी, सहायक क्रिया हो। तो इस प्रकार से यानी कि बात यह है कि जो मूल क्रिया को संपन्न करने में जो सहायता प्रदान करती है
वो सहायक क्रिया कहलाती है। और इसी क्रम में अगला जो भेद है वो भेद है अपना कृदंत क्रिया। तो हम बात कर रहे हैं कृदंत क्रिया के ऊपर। इसके ऊपर कृदंत क्रिया। अब कृदंत शब्द आते ही तो यानी कि आप समझ भी गए होंगे तो कृदंत है। तो जो मूल शब्द क्या है इसमें यानी कृत है, और विशेष रूप से यानी कि जो क्रिया है, क्रिया के अंत में जब जुड़ता है, प्रत्यय जब जुड़ता है तो उससे नया जो शब्द बनता है वो कृदंत होता है, उसे कृदंत कहते हैं। तो बात यहाँ पर उसी रूप में आई कि कौन सी क्रिया? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। अब इसको परिभाषित करें तो परिभाषा के तौर पर हम बात कर सकते हैं कि वे क्रिया शब्द जो संस्कृत की मूल धातु में प्रत्यय जुड़ने पर बनती हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं या फिर कृदंत क्रिया कहलाती है। वे क्रिया शब्द जो संस्कृत की मूल धातु में प्रत्यय जुड़ने पर बनती हैं कृदंत क्रिया कहलाती हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो चल जो शब्द है, अब चल में यानी कि चल है उसे जैसे चलता, चलकर, चलना आदि क्रियाएं बन गई। उसी तरह से जैसे कि हम लें पढ़, जो मूल धातु है उसको लेते हैं तो जैसे अब हो गया पढ़ता, पढ़कर, पढ़ना। अगला जैसे बिंदु लें हम, या फिर अगली जो मूल धातु है उसको लेते हैं लिख, तो लिख में जैसे लिखता, लिखकर और लिखना। इस प्रकार से यानी कि ये मूल धातु में प्रत्यय जुड़ करके और विभिन्न क्रियाओं का निर्माण हुआ। यहाँ पर ता प्रत्यय की बात आ गई, यहाँ कर है, यहाँ पर ना है, यहाँ पर ता, यहाँ पर कर, यहाँ पर ना, यहाँ पर ता, यहाँ पर कर, यहाँ पर ना, और इस तरह से ये प्रत्यय जुड़ करके और जो क्रिया है जिसका निर्माण हुआ, नहीं क्या वो क्या है? कृदंत क्रिया। मूल रूप से कौन सी क्रिया हो गई? ये कृदंत क्रिया में हो गई। ये तो मूल धातु है, ये तो मूल धातु है। अब इन मूल धातु में यानी कि क्या जुड़ा? यहाँ ता जुड़ा, यहाँ वाला कर जुड़ा, यहाँ पर ना जुड़ा, और ये जो शब्द नए जो शब्द बने या जो नई जो क्रिया बनी वो क्रिया क्या है? कृदंत क्रिया। तो ये बात हो गई हमारी किसके बारे में? कृदंत क्रिया के बारे में। और आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं क्रिया का जो अपना यहाँ अंतिम बिंदु है, यानी कि काल के आधार पर जो क्रिया है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब काल के आधार पर अगर क्रिया की बात करें तो आप सभी इस बात से परिचित हैं, काल के आधार पर क्रिया, काल के आधार पर क्रिया। और इसके जो भेद हैं और वो कितने हैं? 3। तो इसमें सबसे पहले तो जैसे आ गया
भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। दूसरा जो बिंदु है वो है वर्तमानकालिक क्रिया, या दूसरा जो भेद है इसका, वर्तमानकालिक क्रिया। और तीसरा और अंतिम है भविष्यकालिक क्रिया। ये तीन रूप है इसके, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। इनमें सबसे पहले हम जो बात लेंगे वो बात लेंगे यानी कि भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। अब इसको जैसे हम परिभाषित कर लें तो परिभाषा के तौर पर हम यूं कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनके द्वारा भूतकाल में कार्य या फिर क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है, उन्हें भूतकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि उन्हें क्या कहते हैं, भूतकालिक क्रिया। वे क्रियाएं जिनके द्वारा भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है या क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है, उन्हें भूतकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अगर लें तो यूं कहेंगे, घनश्याम ने पुस्तक पढ़ ली थी। वहीं पर जैसे दूसरा उदाहरण ले लें, मोहन कल ही चला गया था। कहने का मतलब है कि ये जो कार्य है वो कार्य किस में संपन्न हो रहा है, भूतकाल में संपन्न हो रहा है। और भूतकाल में संपन्न होने के कारण जो क्रिया या फिर भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का जो बोध करवाने वाली जो क्रिया है वो क्या है, यहाँ पर भूतकालिक क्रिया है। उसी क्रम में हम आगे बात करते हैं जैसे वर्तमानकालिक क्रिया के बारे में। तो वर्तमान काल की बात जैसे ही आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह जो क्रिया वर्तमान काल में कार्य के होने का बोध कराती। सीधी सी बात ही है, यहाँ पर तो मेरे विचार से ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। वर्तमानकालिक क्रिया, तो यहाँ पर परिभाषित करते हुए हम यूं कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जो किसी भी कार्य के वर्तमान में संपन्न होने का बोध कराती हैं,
उन्हें वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम ले लें, वह जा रहा है, लक्ष्य पढ़ता है। तो यानी कि जा रहा है, पढ़ता है, ये वर्तमान में यानी कि कार्य के होने का बोध कराते हैं। इसलिए कौन सी क्रिया हो गई? वर्तमान कालिक क्रिया हो गई। इसी क्रम में इसका अंतिम और तीसरा जो बिंदु है वो क्या है? भविष्यत कालिक। तो यानी सीधी सी बात यहाँ पर यही आ गई कि भविष्य में कार्य के होने की जो घटना हो उसका बोध करवाती है ये भविष्यत कालिक। भविष्यत कालिक क्रिया। तो इसमें देखिएगा, वे क्रियाएं जो भविष्य में होने वाले कार्य का बोध कराती हैं, बोध कराती हैं, उन्हें भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, वह कल जयपुर जाएगा। उसी तरह से संतोष अगले सप्ताह में आएगा। वहीं पर राधा करिश्मा के साथ जाएगी। कहने का मतलब है कि जैसे ये जितने भी जो कार्य हैं वो भविष्य में होने की बात बता रहे हैं या भविष्य में संपन्न होने के बारे में हमें बता रहे हैं कि वह कल जयपुर जाएगा, संतोष अगले सप्ताह में आएगा, वहीं पर राधा करिश्मा के साथ जाएगी। कहने का मतलब है कि ये भविष्य में क्रिया के संपन्न होने का बोध कराते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? ये भविष्यकालिक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से दोस्तों यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया का भेद, वहीं पर रचना या संरचना के आधार पर क्रिया का भेद और काल के आधार पर जो क्रिया का भेद है वो हमारा संपन्न हुआ। इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि क्रिया का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा पूर्ण हो गया। और अब हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।